छ का निर्माण किन दो ध्वनियों के संयोग से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। छ जो है वो का और सा ध्वनियों के मिलने से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन हैं, यानी कि देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्गीय व्यंजन हैं? तो आपको पता है 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्ग में हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से 5-5 वर्गों के योग से ये 25 वर्गीय व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा है, कुछ दिए हैं यहाँ पे शब्द, क्रोध, सोना, लड़की, राम। तो इसमें हमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो यहाँ पर जो क्रोध शब्द दिया गया है ये भाववाचक संज्ञा है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, लड़की जातिवाचक संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक, और राम जो दिया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये 3 भेद होते कौन कौन से हैं? पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जिसके अंतर्गत आता है जो वक्ता होता है, जो कहने वाला अपने लिए, जैसे कि मैं और हम, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, अब मध्यम पुरुष कौन कौन से होते हैं? जैसे श्रोता, जो सुनने वाला है, जिससे बात कही जाती है, जैसे कि आप, तुम, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो किसी दूसरे के बारे में या किसी थर्ड पर्सन के बारे में कहा जाता है, जैसे कि वह, ये सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ बरसने लगा में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेघ बरसने लगा में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, बरसने और लगा, यानी कि यहाँ पे 2 क्रिया को प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। और जो क्रिया, संयुक्त क्रिया होती क्या है? जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। 2 धातुएं होती है, जैसे मान लो हमने कह दिया कि तुमने उसे दे दिया। ये देखिए, दो धातुओं से मिलकर, एक तो दे और एक दिया। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती हैं उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें भी बरसने यानी कि बरसना और लगा यानी कि लगना, ये 2 क्रियाओं के वियोग से बना है, इसलिए इसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रिविशेषण, अब प्री माने विशेषण से पहले प्री, यानी कि विशेषण की भी विशेषता जो बताता है उसे हम प्रिविशेषण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। विशेषण एवं क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताता है वह प्रिविशेषण कहलाता है। जैसे वह लड़का डरपोक है, मान लो कह दिया हमने वह लड़का डरपोक है, ये एक उदाहरण दिया कि वह लड़का डरपोक है। तो डरपोक है, लड़का कैसा है? डरपोक है, तो ये तो इसकी विशेषता हो गई कि डरपोक है वो। लेकिन यहीं पे कह दिया जाए वह लड़का बहुत डरपोक है, अब ये बहुत लग गया, तो ये विशेषण की भी विशेषता है कि वह बहुत ज्यादा डरपोक है। तो इसलिए विशेषण और क्रिया विशेषण होगी। जैसे वह चलता है या वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे तो हो गया क्रिया विशेषण, और वह बहुत धीरे धीरे चलता है तो वो हो गया क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत धीरे धीरे चलता है। इसलिए इसका राइट आंसर है विशेषण की और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रिविशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा सूर्या। सूर्याणी नहीं होगा, सूर्याई नहीं होगा, सूर्यो नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सूर्या। चलिए आगे है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? क्या लघु?
कनिष्ठ, छोटा, अनुज। जी, इसका जो विलोम शब्द है वो है कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, इसमें हमें नहीं देखना है। 3 अश्व के यानी कि घोड़े के पर्यायवाची हैं, जबकि एक ऐसा शब्द है जो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए बाज, बाजी, घोटक, सैंधव। अब ये दोनों तो होते हैं, समस्या यहां पर आती है आपको कि बाज है कि बाजी है। तो इसमें जो पर्यायवाची अश्व का नहीं है वो है बाज। ये इसका राइट आंसर है। बाज अश्व का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी ये बाजी, घोटक और सैंधव ये तीनों अश्व के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे है। पिसुन का समानार्थी शब्द क्या है? पिसुन। अब पिसुन माने क्या पिशाच होता है? चुगलखोर, पसीना, बेईमान। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी। पिसुन को चुगलखोर भी कहा जाता है, यानी कि चुगलखोर एक पिसुन का समानार्थी शब्द होता है। चलिए आगे है। द्विज शब्द का अर्थ है द्विज। तो द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, और द्विज को हम पक्षी भी कहते हैं, और द्विज को दांत भी कहते हैं। यानी ये जो तीनों शब्द दिए गए हैं ये द्विज के समानार्थी शब्द हैं, यानी कि द्विज के अर्थ बताते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ये तीनों अर्थ द्विज के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौबे जी छब्बे होने गए, रह गए दुबे। लोकोक्ति यानी कि लोकोक्ति को हम कहावत भी कहते हैं, का क्या अर्थ है? चौबे जी छब्बे होने गए, रह गए दुबे। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है ए नंबर का, महत्वाकांक्षा का पूरा ना होना। मान लें हमारी इच्छा कुछ और है और हमारी इच्छा पूरी ना होना। अब प्रयत्न में असफल होना नहीं, गांठ की पूंजी गंवा देना नहीं, धोखा खाना नहीं। तो ये तीनों नहीं है, केवल यदि सही है तो ए नंबर का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना सा मोह लेकर रह जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपना सा मोह लेकर रह जाना, चुप हो जाना, वापस आ जाना, अपना काम बना लेना, शर्मा जाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए नंबर का, चुप हो जाना। चलिए आगे है। एहसान, जिसको उपकार भी बोलते हैं, ना मानने वाला क्या कहलाता है? यानी कि जो एहसान ना मानता हो, उपकार ना मानता हो, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ कहते हैं जो एहसान नहीं मानता, और कृतज्ञ का मतलब होता है जो एहसान मानता है, यानी कि उपकार मानता है। नास्तिक का क्या मतलब है? जो ईश्वर को नहीं मानता। और विश्वासघाती को क्या मानते हैं? धोखा देने वाला, यानी कि विश्वास में जो धोखा दे देता है उसको हम विश्वासघाती कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले पेट भर भोजन करो, फिर कोई अन्य काम करो। इस प्रकार का वाक्य है, यानी कि ये जो वाक्य दिया गया है ये किस प्रकार का वाक्य है? इनमें से क्या आज्ञावाचक है, क्या इच्छावाचक है, क्या संदेहवाचक है, या विधिवाचक है? इनमें से हमको बताना है कि पहले पेट भर भोजन करो फिर कोई अन्य काम करो। तो देखो इस वाक्य में आज्ञा दी जा रही है, इसलिए ये जो वाक्य है वो आज्ञा सूचक यानी कि आज्ञावाचक शब्द, आज्ञावाचक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रुटि वाले विकल्प का चयन करना है। इन विकल्पों में जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, यानी कि गलत दिया गया है इसमें, तो उसको हमें छांटना है। तो देखें, पहला देखते हैं। मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। ये पूरा एक वाक्य है, ये 4 विकल्पों में पूरा एक वाक्य दिया हुआ है, और हमें ये पहचानना है कि ये पूरे वाक्य में किस अंश में गलती है। ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है? तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मेरे से क्या संबंध है। तो आप इसमें समझ गए होंगे जो गलती वाला अंश है वो डी है। अब डी के अंदर कौन सी गलती है? मेरे से। मेरे से नहीं आएगा, इसमें मेरे से के जगह पे ये आएगा मुझसे। मुझसे शब्द आना चाहिए यहाँ पे, तो ये बिल्कुल वाक्य सही हो जाएगा। देखें पढ़ते हैं। मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि इस बात का मुझसे क्या संबंध है। बिल्कुल राइट। तो इसका जो आंसर है वो डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपावली के त्योहार पर माने प्रकार के व्यंजन तैयार किए, वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति करना है।
दीपावली के त्यौहार पर माँ ने विविध प्रकार के व्यंजन बनाए, भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए, अलग प्रकार के व्यंजन बनाए, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा? तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि इसमें जो आएगा वो विविध प्रकार का, यानी कि व्यंजन, विविध प्रकार के व्यंजन बनाए, ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्या अध्यात्म होता है, आध्यात्म होता है, अधियात्म होता है, या इनमें से कोई नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अध्यात्म होता है। आगे बढ़ते हैं। बेमेल शब्द का चयन करना है। अब इसमें बेमेल जो अलग हो उसका हमें चयन करना है। तो देखिए, अभ्यास, प्रयत्न, परिश्रम और कर्म, ये तीनों तो किसी न किसी रूप में एक समान है। यदि अलग कोई है, बेमेल है, कोई भिन्न है, तो वो है कर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी में उपसर्ग का चयन कीजिए। अभ्यर्थी में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अभी, अभी धन अर्थी, अभी धन अर्थी, ये इसका विग्रह होगा और इसमें अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अभ्यर्थी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलन में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलन, तो चलन में अन प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब हमको तत्सम शब्द का चयन करना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? चांद, चंद्रमा, चंद्र या चंदर। ये चंद्रमा के ही विभिन्न नाम हैं। अब हमें इनमें तत्सम शब्द का चयन करना है कि इनमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें तत्सम शब्द होता है चंद्र। चंद्र तत्सम शब्द है, चांद तद्भव शब्द है। चलिए आगे का प्रश्न में है कि निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्न में हमें तद्भव शब्द छांटना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसका है डी राइट आंसर, यानी कि विस्मय, छवि, द्रव्य, ये नहीं है। तिनका, तिनका तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द है और तत्सम इसका होता है तृण। तृण माने तिनका, तो तिनका तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तमोगुण, तो तमोगुण का संधि विच्छेद होगा तमः धन गुण। तमः धन गुण होगा तमोगुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में, अब देखिए रसोई घर का यदि हम विग्रह करें तो ये बनेगा रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। अब यहाँ पे के लिए विभक्ति आ रहा है। जब किसी भी शब्द में विभक्ति चिन्ह आ जाए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसलिए तत्पुरुष समास के कई भेद भी होते हैं। किस प्रकार का तत्पुरुष समास है? तो यहाँ पर यदि तत्पुरुष के भेद होते तो संप्रदान तत्पुरुष यहाँ पर होता। संप्रदान, क्योंकि के लिए संप्रदान कारक का ये है तो यहाँ पर संप्रदान समास आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह से युक्त अंश है, यानी कि जो दिया गया है इसमें उपयुक्त विराम चिन्ह किस अंश में लगा हुआ है ये हमें बताना है। तो देखिए, गुण दोष के बीच में कोमा लगा है तो ये तो गलत ही है। गुण दोष में योजक चिन्ह लगा है। गुण दोष के बीच में अर्धविराम लगा हुआ है और गुण दोष के बीच में ये स्लैश नीचे वाला लगा हुआ है ये चिन्ह, तो ये तो लगेगा ही नहीं, ये भी नहीं लगेगा। इसका बी राइट आंसर है, यानी कि गुण दोष में योजक चिन्ह लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूषों कहेउ संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, शोधन बिरहे जर मुई, तहिक धुआं हम लाग में कौन सा रस है? तो इसमें जो रस देखिए, करुण रस, भयानक रस, संयोग रस, विप्रलंब रस। अब आप सोच रहे होंगे ये रस तो मैंने कहीं सुना ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि सब रस सुने हैं, 11 रस होते हैं और 11 रसों में ये नाम कहीं नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर यही है, विप्रलंब। अब विप्रलंब का मतलब होता है वियोग, और वियोग के अंतर्गत आता है संयोग और वियोग, यानी कि श्रृंगार रस। तो ये वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है और वियोग का ही दूसरा नाम विप्रलंब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में गणों की संख्या कितनी है? गणों की संख्या 8 होती है। ये छंदों के अंतर्गत आते हैं गण। तो ये क्या कौन कौन से गण होते हैं? देखिए, यगण होता है,
यगण, मगण, यगण, मगण, तगण, ये गणों के नाम हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, रगण होता है। रगण के बाद जगण होता है। जगण के बाद नगण होता है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, नगण, सगण, सगण और होता है ये। तो देखें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कौन सा रहेगा इसमें, यगण, मगण, तगण, जगण, रगण, भगण रहेगा एक, भगण। तो इस प्रकार से ये 8 हो गए, 3 3 6 3 3 3 6 3 और 2 8, 8 गण होते हैं। अब ये गण की गिनती कैसे होती है, देखिए जो यगण है, यगण का एक उदाहरण मान लेते हैं बहाना। अब इनमें मात्राओं का गणना होती है, इसलिए इनको गण बोलते हैं, यानी कि मात्राओं की गणना करने को ही हम गण बोलते हैं। अब बहाना में कितनी मात्रा होंगी, 1 जे 2 जे और 2 जे, ये हो गया यगण का, यगण का ये गिनती हो गई, यगण बोलते हैं इसको। तो ये एक यगण हो गया। फिर हो जाता है जैसे मगण का एक उदाहरण देते हैं आज़ादी। तो आज़ादी में तीनों दीर्घ स्वर हैं, 3 दीर्घ हैं, तो ये इस प्रकार का आज़ादी हो गया। मात्राओं की गिनती होती है, इनकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं और इसकी 1 मात्रा मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये 8 गण होते हैं और ये छंदों के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनुपग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है। इसमें हमें अलंकार बताना है, तो इसमें है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का मतलब होता है कि कारण के बिना कार हो जाना, यानी कि विनुपग चले, बिना पैरों के चलता है। बिन काना यानी कि सुने बिन काना, बिना कानों के सुनता है, तो यहाँ पे कारण के बिना कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है कि 3 कोस पे बदले बानी 4 कोस, 3 कोस पे बदले पानी 4 कोस पे बानी, यह उक्ति किसके लिए प्रयुक्त है। क्या भाषा के लिए, शैली के लिए, बोली के लिए, उपभाषा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोली। ये जो युक्ति की गई है, उक्ति जो कही गई है, ये बोली के संबंध में की गई है कि 3 कोस पे बदले पानी 4 कोस पे बानी, यानी कि हर 3 कोस पर पानी बदल जाता है। 3 तिया 9 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है, और 4 कोस पे यानी कि 4 तिया 12 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हर 4 कोस पर यानी कि 12 किलोमीटर पे आपको बोली में अंतर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 2 शब्दों के योग से बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। यानी कि 2 शब्दों के योग से, यानी कि 2 शब्दों के मिलने से जो एक सार्थक शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम यौगिक शब्द। ऋण शब्द और योग ऋण शब्द, इनकी अलग परिभाषा है। यौगिक शब्द बोलते हैं जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे कि मान ले हमने कह दिया पुस्तकालय, पुस्तकालय ये एक शब्द दे दिया। अब ये शब्द तो एक है, लेकिन ये 2 सार्थक शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है पुस्तक और दूसरा है आलय, दोनों सार्थक शब्द हैं। पुस्तक भी सार्थक है, आलय भी सार्थक है, दोनों मिलकर पुस्तकालय का निर्माण कर दिया, इसलिए इसको यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो सार्थक शब्दों के मिलने से बनते हैं। चलिए आगे का प्रश्न है कि संस्कृत के वे शब्द जो विकृत रूप में हिंदी में आए क्या कहलाते हैं। विकृत का मतलब होता है परिवर्तन होके, यानी कि थोड़ा सा उनमें अंतर हो गया और वो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं, लेकिन हैं वो संस्कृत से आए हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या होता है। यानी कि वर्ण जो होते हैं, ध्वनियाँ जो होती हैं, उनका सांकेतिक यदि लिखित रूप देखें तो वो क्या होता है, तो वो होता है लिपि। इसी को हम लिपि कहते हैं। यानी कि जो सांकेतिक लिखित रूप होता है वर्णों का, वो लिपि कहलाता है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी लिपि है। आगे बढ़ते हैं। घर्षण या रगड़ से उच्चरित, यानी कि रगड़ से, घर्षण से जो उच्चरित व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखिए तीनों सा
और हा ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और ये घर्षण से उत्पन्न व्यंजन होते हैं। चलिए आगे है, घर्षण कहाँ होता है? घर्षण मुख के किसी न किसी हिस्से से गर्म वायु यानी कि रगड़ती हुई निकलती है वायु, तो गर्म वायु का निष्कासन होता है। तो इन 4 वर्णों पर होता है। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, और स्पर्श व्यंजन तो वो होते हैं जो मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करते हुए बाहर निकलते हैं, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन ये तीनों सा और हा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ के माध्यम से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, यानी कि ओष्ठ के माध्यम से कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो देखिए ओष्ठ के माध्यम से बोले जाते हैं उ और उ, उपु पद्मानी यानी कि उपु पावर के और उ ये सभी ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। यदि ई की बात करें तो इचुई सा नाम तालु, इसका एक सूत्र होता है संस्कृत में, इचुई सा नाम तालु। इचुई का मतलब है छोटी ई बड़ी ई, और चू का मतलब है चा वर्ग, इचुई सा, और सा नाम तालु, इचुई सा नाम तालु यानी कि ये वाला सा, इचुई सा नाम तालु, और या ये भी होता है एचोए, है ना, इचोए सा नाम तालु। तो ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। और ए दाए तो दंत तालु यानी कि ये दाए तो ए आए दंत तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ओ दाओ तो कंठोष्ठ, ओ दाओ तो, ये संस्कृत के कुछ सूत्र हैं जिनसे हम उच्चारण के स्थान समझ सकते हैं अपने मुख के किस भाग से उच्चारण होते हैं ये शब्द। तो ओ दाओ तो कंठोष्ठ, तो ये कंठ और ओष्ठ के वर्ण होते हैं ये वाले, ओ आओ कंठोष्ठ, कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गाय सीधी पशु है, लिंग संबंधी शुद्धिकरण कीजिए। अभी इसमें कुछ लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो इसमें हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि गाय सीधी पशु है। तो ए नंबर में दिया गया है कि सीधी पशु गाय है, बी है कि गाय सीधा पशु है, सी है गाय पशु सीधी है, और डी सीधी पशु गाय है। अब हमें इसमें चयन करना है कि कौन सा वाक्य सही है। तो इसमें जो वाक्य सही है वो बी नंबर का वाक्य सही है, गाय सीधा पशु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक का परसर्ग क्या होता है? परसर्ग का मतलब होता है विभक्ति चिन्ह, जैसे कर्ता ने, तो ने जो शब्द होगा ये परसर्ग कहलाते हैं, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो परसर्ग कहलाते हैं। तो 37वें नंबर का प्रश्न दिया गया है कि अधिकरण कारक का परसर्ग क्या है? तो अधिकरण कारक का परसर्ग होता है मैं पे पर, मैं पे पर अधिकरण कारक का परसर्ग होता है। अब जैसे बात करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है ये, और संबंध का की के रा री रे, और अधिकरण में पे पर, और संबोधन हे अरे हो, ये कर्ता के कुछ परसर्ग होते हैं। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विवरण चिन्ह का संकेत चिन्ह है, ये कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, इनमें हमें विवरण चिन्ह का संकेत चिन्ह ढूंढना है कि विवरण का संकेत कौन सा होता है। तो विवरण का संकेत ये वाला होता है, ऐसी 2 बिंदी रख दो और उसके बीच में ऐसी लाइन खींच दो, ये विवरण चिन्ह होता है, यानी कि किसी शब्द का हमें विवरण देना है तो इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। चक्रपाणी यानी कि जिसके हाथों में चक्र है उसका मतलब है अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास का मतलब होता है कि अपना अर्थ छोड़कर किसी अन्य अर्थ देते हैं, और ये योग ऋण शब्द, जितने भी योग ऋण शब्द होते हैं वो सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। योग ऋण समास का भी योग ऋण शब्द भी वही होते हैं जो ये बहुब्रीहि समास होता है। योग ऋण का मतलब यही होता है कि अपना अर्थ छोड़ करके किसी अन्य अर्थ को पर ऋण हो जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम योग ऋण शब्द कहते हैं, और जो योग ऋण शब्द है वही बहुब्रीहि समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए लालसा माने इच्छा होता है, कामना भी इच्छा को कहते हैं, और स्पृहा माने भी इच्छा होता है। अब पुरंदर इच्छा नहीं होती। अब पुरंदर का क्या मतलब होता है? पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र,
इंद्र को पुरंदर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधम का विलोम शब्द क्या होता है? तो अधम का विलोम शब्द होता है उत्तम। उत्तम माने होता है अच्छा और अधम माने होता है बुरा। अधम का अर्थ बुरा होता है और उत्तम का मतलब अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यानी कि ये एक वाक्यांश है और इसका एक शब्द में उत्तर क्या होगा? क्या पर्यंकसायनी, अंकसायनी, क्षितिसायनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंकसायनी। अंक माने गोद होता है और सायनी माने सोने वाली स्त्री। तो गोद में सोने वाली स्त्री को अंकसायनी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मोहन अपने घर वापस चला गया। अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। एक वाक्य दिया गया है और इसी वाक्य के यहाँ पर शब्द दिए गए हैं कि अशुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है कि इसमें अशुद्ध कौन सा है। तो इसका जो अशुद्ध है वो है वापिस। अब आप सोचेंगे वापिस में क्या गलती है? मोहन अपने घर वापस चला गया, सही तो लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, वापिस नहीं होता है, ये हमेशा वापस लिखा जाता है। वापिस इसमें अशुद्धि है, वापिस नहीं होता है, वापस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी में आग लगना मुहावरे का क्या अर्थ है? पानी में आग लगना, तो पानी में आग लगना पुरानी दुश्मनी को ताजा करना नहीं, ये इसका अर्थ नहीं है। ये अर्थ है शांति में विघ्न डालना। यानी कि पानी शांति का प्रतीक है और उसमें आग यदि लग जाए तो हलचल होने लगती है, शांति में विघ्न डालना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख के अंधे नाम नैनसुख। आंख के अंधे नाम नैनसुख, तो इसका जो मतलब है वो है नाम के विपरीत कर्म होना। जैसे कुछ उदाहरण हैं। नाम तखत सिंह, घर में नैया पटुलिया। नाम है धनराज और भीख मांग रहे। ऐसे कुछ उदाहरण हैं तो जो कि नाम के विपरीत कार्य करना होता है ना। तो आंख के अंधे और नाम नैनसुख। आंखन के तो अंधे, नाम है नैनसुख। तो विपरीत कार्य यानी कि नाम के विपरीत कर्म को हम इस प्रकार के लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न रचनाओं में कौन सी रचना महाकाव्य है? इनमें महाकाव्य बताना है कि कौन सी रचना महाकाव्य है। तो इसमें देखिए, बाकी की तो ये महाकाव्य नहीं है, केवल इसमें जो महाकाव्य है वो है उर्वशी। उर्वशी महाकाव्य है और ये रामधारी सिंह दिनकर जी का एक महाकाव्य है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का। वैसे कुछ लोग इसको वो भी मानते हैं, नाटक, काव्य नाटक बोलते हैं इसको। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि नाटकाव्य है, ये महाकाव्य नहीं है, लेकिन ये महाकाव्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का उर्वशी। अब यदि हम सत्य की जीत के बारे में बात करें तो यह है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी का ये रचना है और श्रवण कुमार है शिव बालक शुक्ल की। ये जो श्रवण कुमार दिया गया रचना, यह है शिव बालक शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है ये। और रश्मि रथी, ये तो प्रसिद्ध है रामधारी सिंह दिनकर की, ये भी है रचना रश्मि रथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को, निम्न रचनाओं में कौन सी रचना खंडकाव्य है? वहां महाकाव्य था, यहाँ खंडकाव्य का पूछा गया है कि इन रचनाओं में कौन सी खंडकाव्य रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हल्दी घाटी। अभी हल्दी घाटी है किनकी? ये हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित एक खंडकाव्य है। श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी काव्य। और साकेत किनकी है? साकेत है मैथिली शरण गुप्त की, ये एक महाकाव्य है। पद्मावत जायसी जी का, मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का महाकाव्य है। और हल्दी घाटी ये खंडकाव्य और श्याम नारायण पांडे जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य के प्रमुख भेद हैं, यानी कि काव्य के प्रमुख कितने भेद होते हैं? तो काव्य के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर होता है श्रव्य भेद, यानी कि श्रव्य काव्य जिसको बोलते हैं, श्रव्य काव्य। और दूसरे नंबर पर होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, ये दो भेद होते हैं काव्य के। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी तथा कहानीकार का नाम क्या है? अभी तक की जो सर्वश्रेष्ठ कहानी और कहानीकार बताया गया है वो बताया गया है उसने कहा था। और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है जो कि हिंदी की अब तक की सर्वश्रेष्ठ कहानी का स्थान बनाए हुए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुमति शब्द का सही अर्थ क्या है?
अनुमति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अनुमति शब्द का सही अर्थ है किसी कार्य की आज्ञा देना, नहीं। किसी कार्य के लिए निर्देश देना, ना। किसी कार्य के लिए आदेश देना, बिल्कुल नहीं। किसी कार्य के लिए सहमति प्रदान करना, ये अनुमति का अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब वर्तनी से संबंधित प्रश्न है कि इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपर्युक्त, ना। उपरोक्त, नहीं। उपर्युक्त, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि सी बिल्कुल सही है, बाकी ये 3 गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकेश का पर्याय होगा। अलंकेश का क्या पर्याय होगा, यानी कि अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कुबेर होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एकांकी है एक घूंट, और ये 1929 में इसकी रचना हुई थी और जयशंकर प्रसाद जी ने करी थी। एक घूंट हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी, वही आ जाता है कि हाथ के लिए कड़ी, उसको हम कहते हैं हथकड़ी। तो क्या आ रहा? के लिए। अब के लिए हमें पता होना चाहिए किसका प्रसर्ग है? संप्रदान कारक का प्रसर्ग है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी तत्पुरुष हैं, ये देखिए गौर से देखिए, सभी तत्पुरुष समास हैं। ये संप्रदान है, संबंध है, अधिकरण है, कर्म है, तो ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। और यदि संबंध की बात करते हैं तो संबंध में क्या आ जाता है? का, की, के, रा, री, रे, ये संबंध का होता है, का, की, के, रा, री, रे। और अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण में आता है में, है, पे, पर, ये अधिकरण का होता है। और कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को चिन्ह है, इसका को परसर्ग है। तो अगर ये चिन्ह कहीं भी आ जाते हैं समास में तो वो सभी तत्पुरुष समास होते हैं, लेकिन उनके भी अंदर भाग होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो संप्रदान तत्पुरुष है हथकड़ी में, यानी कि हाथ के लिए कड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी शब्द है, और रेलगाड़ी शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द, देशा शब्द, विदेशा, संकर। तो इसका रेलगाड़ी, देखिए रेल शब्द जो है और गाड़ी, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अब ये क्या यौगिक शब्द है? भाई 2 सब सार्थक शब्दों से मिलकर के बना था तो यौगिक होता है, लेकिन यौगिक तो जब होता है जब वो किसी एक ही भाषा के हों। अब यहाँ तो 2 भाषाएं हैं, देखिए ये भाषा है अंग्रेजी का, ये अंग्रेजी भाषा है, और ये है हिंदी भाषा का शब्द। तो जब 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से जब कोई शब्द का निर्माण होता है तो वो संकर शब्द कहलाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है? तो दही जो है वो पुल्लिंग शब्द होता है। दही जमा दिया, और ये तो कहते हैं जब दही जमा दी, कभी नहीं कहते, यही कहते हैं दही जमा दिया। दिया मतलब पुल्लिंग का इसका उच्चारण होता है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द होता है क्या? दही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है योग ऋण शब्द कौन से होते हैं? तो योग ऋण शब्द इनमें से कौन सा है? अब योग ऋण शब्द होते क्या है? तो हमने बताया था कि जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वे सभी योग ऋण शब्द होते हैं। अब इसमें देखिए सामाजिक नहीं है, राजपुत्र राजा का पुत्र नहीं है, जलज, जी हाँ ये जलज जो शब्द है वो योगरूढ़ शब्द है। कैसे? जलज का मतलब होता है जल में जन्मा, जल में जन्मा यानी कि जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। जलज अपना स्वयं में कोई अर्थ नहीं है, अब ये अर्थ कहाँ ले जाता है? कमल की तरफ ले जाता है, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला या जल में जन्मा। तो ये योग ऋण शब्द है जो स्वयं का अर्थ त्याग करके किसी अन्य अर्थ के लिए अरुण हो जाता है, उसे हम योग ऋण शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पर एक शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। ये वाक्य दिए हैं कुछ, तो कुछ इसमें मिस्टेक हैं, केवल एक वाक्य शुद्ध है, बाकी सब में मिस्टेक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। फल बच्चे को काट कर खिलाओ। देखिए, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, यहाँ पर अर्थ क्या लग रहा है, बच्चे को काट कर खिलाए दे, ये गलत है ना। फिर एक बार इसको पढ़ते हैं, बी नंबर के को, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। इसमें भी बच्चे को काट कर, इसमें भी बच्चे को काटा जा रहा। और देखिए सी नंबर में बच्चे को फल काट कर खिलाओ। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और काट कर फल बच्चे को खिलाओ, ये नहीं है, ये सही नहीं है। तो क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, यानी कि बच्चे को फल काट कर खिलाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ और आओ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो अभी पिछले प्रश्न में यह मैंने बताया था कि ओ दाओ तो कंठोष्ठ, ओ दाओ तो कंठोष्ठ, जो कि संस्कृत का एक श्लोक है उच्चारण से संबंधित। ओ दाओ तो कंठोष्ठ, यानी कि जो ओ और आओ हैं वो कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं, कंठोष्ठ उच्चारण स्थान इनका होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और इस सेशन का अंतिम प्रश्न भी है कि चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। चिरगांव यही झांसी के पास है चिरगांव। तो ये चिरगांव जो कवि थे वो हमारे जो कवि थे वो थे मैथिली शरण गुप्त जी। इन्हें राष्ट्र कवि की भी उपाधि प्रदान की गई है।